टू इंडिया टीवी में हूं बिनाज त्यागी और अब की बार बनेगी किसकी सरकार। अब ये सवाल जो है वो इस वक्त सभी की जुबान पर है क्योंकि दावे फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बड़े बड़े हो रहे हैं। बंगाल चुनाव के कैंपेन की अगर आप बात करें, कल शाम को चुनावी प्रचार का शोर जो है थम जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता के अंदर रोड शो करेंगे, 2 रैलियां पहले कर चुके हैं। एक तरह से उनका ग्रैंड फिनाले जो है प्रचार का खत्म होने जा रहा है। तो मोदी मैजिक कितना काम करने वाला है। बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है कि भाई अमित शाह सीधे सीधे बूथ मैनेजमेंट से लेकर अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह तक तमाम काम वो संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार एग्रेसिवली अपने अंदाज में आक्रामक तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, मेगा रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को भी टच कर रहे हैं। आज जिस तरह से मथुरा समाज के ठाकुर मंदिर गए हैं, उससे पहले बेलूर मठ गए थे, फिर उससे पहले जिस तरह से गंगा को लेकर उन्होंने पूरा हुबली, हावड़ा, कोलकाता पूरा रीजन जो है उसको साधने की पूरी कोशिश की थी। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। तो यहां पर आप देखिए कि अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है और बंगाली अस्मिता के सामने इस बार बीजेपी के कोई बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली से आए हुए या कहीं और स्टेट से आए हुए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का बंगाली चेहरा है और शुवेंदु अधिकारी के अंदर ये दमखम है। उनके साथ एक लेबल भी है कि नंदीग्राम जो है वो उन्होंने जीत कर दिया था बीजेपी को। दीदी को हराने का अगर कोई मादा रखता है तो शुवेंदु अधिकारी रखते हैं। तो इस बार भी भवानीपुर में वो टक्कर दे रहे हैं। तो यहां पर कोर्स करेक्शन बीजेपी ने भी किया है, कोर्स करेक्शन ममता दीदी ने भी किया है। वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं, सड़क पर पैदल मार्च करके चल रही हैं, अपनी फाइटर इमेज को लेके एक बार फिर से वो सड़क पर निकली हुई हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो काफी बदला हुआ है। एसआईआर हुआ है, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ सेंट्रल फोर्सेस गई, बात हुई कि भाई अब सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, आप छापा जो बोगस वोटिंग है ये सब नहीं होगा, मशीनरी का एक सपोर्ट जो रहता था सत्तारूढ़ पार्टी को वो नहीं होगा। इस तरह की तमाम फैक्टर्स हैं, वो कितना रोल प्ले करने वाले हैं। तो फाइनली पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है, क्या इस बार वाकई में बदलाव होगा या फिर बदला लिया जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। एक एक करके इन सभी से सवाल पूछेंगे कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि बदलाव, तो बदलाव लाएंगे कहां से, क्योंकि बदलाव सिर्फ माहौल में या भाषणों में नहीं होता है, बदलाव अल्टीमेटली सीट के नंबर्स में होता है। वहां पर मौजूद जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि भाई कौन किस समाज से कहां आ रहा है, आपका नेता कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है। तो क्या आपने मोमेंटम मैनेजमेंट के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट भी कर लिया है? क्या आपके पास मोदी जी प्रचार के लिए बहुत आपका स्ट्रांग चेहरा है, क्रेडिबिलिटी है? क्या आपके पास ग्राउंड लेवल पर वैसा ही नेता भी मौजूद है चुनाव लड़ने के लिए? तो ये तमाम फैक्टर्स बीजेपी के लिए बात होगी। और अगर हम बदलाव की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी काम नहीं करेगी और ममता बनर्जी के फेवर में जो तमाम चीजें वो जा रही हैं, वो बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं, सेकंड फेज जो है उसे अपना स्ट्रांग होल्ड बता रही हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर वो बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हैं और एक बार फिर से भद्रलोक को अपने साथ होने का दम भर रही हैं और कह रही हैं कि जो ये तमाम जिस तरह से बंगाल को, बंगाली अस्मिता को दबाने की जो कोशिश है उसके लिए बदला लेगा बंगाली मानुष। तो कौन किसके दावे सही बैठेंगे वो तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन दावों का बेस क्या है ये हम टटोलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। प्रदीप भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और यहाँ पर हमारे साथ शिवम, आप आ ही जाइए अंदर, शिवम त्यागी आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। और हमारे साथ ये शानदार ऑडियंस है जो तमाम हमारे सवालों के जवाब देने जा रही है। तो सवाल सबसे पहले शिवम आप ही से शुरू करें। लेट आए हैं आप, लेकिन मौका सबसे पहले आप ही को दे देते हैं क्योंकि दावे आपके सबसे बड़े बड़े हैं। तो इसीलिए जब बड़े दावे होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो बड़े सवाल भी होते हैं। अब ये बताइए कि भाई 142 में से 18 थी आपके पास। प्रधानमंत्री जी आज ग्रैंड फिनाले करने जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार का, कोलकाता में रोड शो के साथ वो समापन करेंगे। सबसे ज्यादा बैंक आप किस पर कर रहे हैं? मोदी जी पर कि भाई उनकी क्रेडिबिलिटी, महिलाओं में उनका भरोसा, वो आपको जीत दिलाएगा? 18 का फिगर कैसे 50 पार पहुंचेगा? देखिए, आपने कहा कि भाई आप जो है बड़े दावे कर रहे हैं, तैयारी भी बड़ी है हमारी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दावे हैं, दावों के साथ आप तैयारी तो हर बार अच्छी करते हैं। तो पिछली बार भी बड़ी थी और दावे पिछली बार भी 200 पार के थे। तो कितना था? 77 से 77। अच्छा, 3 से 77 कितने % का ग्रोथ है? अगर उसी को आगे लेकर जाए तो जाहिर है सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक बात आपने कहा कि 18 से आगे लेकर कैसे जाएंगे, एक चीज बहुत साफ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जिस तरीके से अक्रॉस द कंट्री चलता है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस देश में जो लोगों में प्यार है, प्रेम है, स्नेह है और जिस तरीके से लोग उनको हद से ज्यादा पसंद करते हैं, मैं मानता हूं कि उसका तो कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे जाहिर है संगठन भी है,
जिस तरह का लॉलेसनेस वहां पर रहा वो भी है, जिस तरह के से ममता दीदी ने पिछले 15 साल में वहां पर काम किया वो भी है, उसका उनका तमाम एक रिपोर्ट कार्ड भी है, उसको लेकर जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो भी है। उन सबको मिलाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बंगाल में इस समय प्यार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे होंगे, रैलीज, रोड शोज, जो माहौल इस समय बंगाल में है वो बताता है कि बदलाव तय है। बदलाव तय है, आप कह रहे हैं तो माहौल पूरा आपने बना चुका है, मोमेंटम पूरा का पूरा बन चुका है, और मोमेंटम कन्वर्ट होगा कि नहीं ये संजय शर्मा जी से भी पूछ लेते हैं। टीएमसी से हमारे साथ प्रवक्ता संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी ये कह रहे हैं कि भाई माहौल भी तय है, मोमेंटम भी बन चुका है, अब बस 4 मई का इंतजार कर रहे हैं, 1 बजे तक सरकार बना देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, 3 से 77 के दावे किए जा रहे हैं। नहीं, दावे नहीं, तो फैक्ट है सर 3 से 77। हाँ फैक्ट है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है, उसके बाद 2024 में 18 से 12 हो गए, और 3 से 77 का जो आंकड़ा है वो 2 से 18 का आंकड़ा था। 2 लोकसभा से 18 लोकसभा थी, फिर 77 सीटें आई, और 18 से 12 लोकसभा सीटें हो गई। सीटें उस प्रोपोर्शनेट में आएंगी। प्रधानमंत्री जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है, हुगली नदी में गंगा की गोद में शेयर कर रहे हैं, माँ गंगा की गोद में, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी की जो व्यवस्था है, इतना नीट एंड क्लीन पानी है, वहां पर 40, 42, 45 डिग्री की गर्मी में साल पहनकर प्रधानमंत्री जी नौका विहार कर रहे हैं। बंगाल की जनता देख रही है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बिहार में चुनाव था तो प्रधानमंत्री जी बिहार जा रहे थे, उसके बाद बिहार का नाम तक उनके मुंह से नहीं निकला। हम लोग ये छोटी छोटी बातें जो है नोट करते हैं। ठीक है, हमें एक मिनट, छोटी छोटी बातें नहीं, हम भी छोटी छोटी बातें नोट करते हैं, हमारा भी काम है, तो हम भी एक छोटा सा नोट आपके लिए पढ़ देती हूँ। आपने गंगा का जिक्र किया, तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, आपने कहा बहुत साफ सुथरी गंगा में मोदी जी ने नौका विहार किया। अब भाई प्रधानमंत्री हैं देश के और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, तो ऐसे में माँ गंगा जो है ना वो उनके लिए काफी लकी साबित हुई, अगर आप पिछला डेटा निकाल कर देखेंगे तो। और ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे फिर वो बनारस गए हों जी, तो मतलब गंगा तो हर जगह एक ही है ना, गंगा माँ गंगा तो एक ही है ना, तो इस बार भी कहीं लकी ना साबित हो जाए नौका विहार। मुश्किल क्या है, माँ गंगा भी नाराज है उनसे अभी। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, यमुना जी में कभी नौका विहार करते नहीं है प्रधानमंत्री जी, और यमुना जी के किनारे रहते हैं, तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। और हम लोग इन चीजों को देखते हैं। SLR कैमरे के साथ मॉर्निंग वॉक करने कौन जाता है भला? प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं। फोटोग्राफी का शौकीन शख्स तो पहुंच ही जाता है SLR के साथ। मुश्किल क्या है, वो तो हमेशा कहते हैं कि उन्हें फोटोग्राफी का शौक है, उनके पार्टी। अच्छा, हमें पता है वो कैमरा किस अंदाज में पकड़ते हैं, ये स्पेशलिस्ट लोग जानते हैं। अच्छा, मुश्किल कहीं ऐसा टेंशन तो नहीं है ना साहब के? मैं वही कह रही हूँ कि अगर बात करें थोड़ा नौका विहार की, नौका विहार के राजनीतिक मायने भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो एक मकसद से गए थे, तो उसका आपकी टेंशन तो नहीं बढ़ गई? क्योंकि हावड़ा, हुबली, कोलकाता, इन जिलों की कुल 45 विधानसभा सीटें हैं, और 2021 में सुनिए 2021 में 4 पर बीजेपी थी और बाकी 41 आपके खाते में थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है माँ गंगा के नौका विहार से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? नहीं, वो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ गंगा थोड़ी नाराज चल रही है, मैंने पहले कहा था यमुना जी में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये बंगाल के लोगों के दिलों की बात जानते नहीं है और कभी समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, अच्छा, उन्हें मारा पीटा जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कभी इस पर इसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। अच्छा। और जहां तक संगठन की बात है, फर्स्ट पेज में जहां इलेक्शन हुआ, बहुत सारे बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 बजे के बाद उठकर चले गए, क्योंकि उन्हें जन रुझान का पता चल गया। ठीक है, और अभी सेकंड फेज के जो चुनाव होंगे, आप देखिएगा यही स्थिति दोहराई जाएगी। ठीक है, चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड। अच्छा चलिए, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे तो पूरी बात आप ही में चल गई। 10 सेकंड में, हाँ चलिए। मतलब 45 डिग्री गर्मी में बच्चे इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई छोड़ के ये सुनने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी ने शॉल पहना था, प्रधानमंत्री जी कैमरा लेकर घूम रहे थे, प्रधानमंत्री जी झालमुरी खाते, मतलब गजब का पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया हमारे हिंदुस्तान का।
अब प्रधानमंत्री जी खा क्या रहे हैं, शॉल पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, अरे भाई छोड़ो ना इस बात को, पॉइंट पे बात करते हैं। मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं यहां पर, इन्होंने एक और चीज कही कि भाई बंगालियों के साथ क्या व्यवहार होता है पूरे भारत में, दिल्ली में खास तौर पर। आपने कभी देखा है किसी के साथ दुर्व्यवहार? क्या मुझे पता है आप में से कौन बंगाल से है, कौन बिहार से, कौन जबरदस्ती हर जगह तोड़ने की राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। एक सच्चाई यह है कि 75 साल की उम्र में जिस तरीके से एक्सटेंसिव कैंपेन उनका चल रहा है, जिस तरीके से दिन रात बंगाल के लोगों के बीच में है, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है सबको करना चाहिए। और एक बात तो यह भी मान गए हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। चलिए कम से कम ये तो लगा इनको। चलिए, और एंड में एक और चीज कहना चाहता हूं। बस नहीं, बस इतना से रख लीजिए ना ये प्लीज। कैमरा से इतना ही प्रेम है तो ये ममता बनर्जी की जो फोटो आ रही है ये किससे आ रही है भाई? मतलब ये कहां से आ रही है? चलिए, आजकल के ठीक है। नेता जाहिर है कैमरा लेकर घूमते हैं, हर ठीक है जगह भाई, चीजों को ठीक है, connect ठीक करना है, ही ठीक है, चाहिए। कैमरा क्या से चाहिए? नेताओं को प्रेम होना चाहिए, अरे, ऐसा नहीं है भाई। मीडिया का अरे क्या होगा? शिवम, अरे, सर सेकंड राउंड में आएंगे ना, वो सुनेंगे ना आप। मुमताज आलम रिजवी जी, मुस्लिम वोट दीदी के पास एक मुश्त जाता रहा है। पहले इसका उत्तर दे दो, अगले राउंड में दे दीजिएगा, नहीं तो फिर बहस आप दोनों के बीच में होकर रह जाएगी। अभी 10 सेकंड में दे दूं। मैं हूं यहाँ पर 40 मिनट, चिंता मत भाई ये करिए, 10 सेकंड मौका बड़े मिलेगा, खतरनाक है, अगली बार मैं मौका स्टॉप वॉच मिलेगा। लगाऊंगी। नेताओं के 10 सेकंड पूरे नहीं होते हैं। हाँ चलिए, अच्छा दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं विपक्ष को, मतलब मैं आपको मौका नहीं देती हूँ। नहीं, हाँ, अगर बंगाल में होता तो जरूर आपके गुंडे मुझे डराकर चुप कर देते, पर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। शिवम आप अच्छे से डिबेट करते हैं, उसको करने जी। चलिए 10 सेकंड नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन फटाफट। मुश्किल क्या है कि इतने गंभीर चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के बारे में हम चर्चा न करें, ये शिवम त्यागी जी ने कहा, ठीक है। लेकिन मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में जिस प्रकार का शासन दे रही है, क्या बंगाल के लोग उससे वाकिफ नहीं है? क्या जो समस्या आती है उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, दिल्ली की सड़कों पर किसानों के आंदोलन हुए और किसानों को के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बाद बहुत गंगा में पानी बह गया। नहीं है, ये लोग जानते, इसीलिए तो बंगाल में इनकी सीटें कम हो गई, 18 से 12 हो गई, और उस बार इसी प्रोपोर्शनेट में रहेंगे। अच्छा, ये बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो अब भाई आप शिवम आप नहीं जीत रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपका ये सोच है। यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें, हमने कंसोलिडेशन हमेशा देखा था। अगर हम इस रीजन की भी बात करें तो 48% अगर वोट 142 सीटें जो इस सेकंड फेज की सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें से भी अगर हम बात करें कि मुस्लिम वोटर्स का जो टर्नआउट था वो दीदी के फेवर में था, और फर्स्ट फेज में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो क्लियर कट दीदी के खाते में जाती हैं। लेकिन इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट हिंदू बहुल सीटों पे भी हुआ है, जिसमें 94% 95% है, ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था, तो क्या अब मुस्लिम कंसोलिडेशन के जवाब में हिंदू कंसोलिडेट हो गया है? राजनीतिक विश्लेषक बन के जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपनी गली का नहीं पता, आप इनसे कहाँ का पूछ। नहीं, ये गलत बात है शिवम। देखिए ऐसा है, नहीं भाई, चलिए अच्छा आप बताइए, एक गांव हर साल लेने की बात हुई थी कि हर संसद लेंगे, प्रधानमंत्री ने कितने गांव लिए? 12 गांव के नाम बता दी। चलिए आपको मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। 12 गांव के प्रधानमंत्री ने जो गोद लिए अपने संसद क्षेत्र में, हमें 12 गांव के नाम बता दो, आज से डिबेट नहीं करूंगा। याद करके 12 गांव के नाम बता दो, मैं आज से डिबेट नहीं करूंगा। सुनिए ना, तो फिर आप इस तरीके कमेंट न करें, जहालत वाले आप सरकार में बैठी हुई, इनको इतना ट्रिगर करने की जरूरत है। कह रहा हूं कि 12 आपको याद है ना, डिबेट नहीं करनी है, आपको विश्लेषण करना है, विश्लेषण करना है, आप राजनीतिक विश्लेषण। नहीं, अरे तो इनको चुप कराई ना, इनको तो आप कुछ कहते नहीं, सरकारी आदमी इसलिए, अरे इनको भी कह दीजिए ना, सरकारी आदमी को चुप करा दीजिए। सुना नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, आप बोलिए, आप डिबेट छोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने कहा मत छोड़िए, मैं तो आपको मना रही थी। नहीं देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी में है। अच्छा देखिए, 90 सीटें बंगाल में ऐसी हैं जहां 60% मुस्लिम है, 60%, 55-60%, 40 सीटें वहां पे ऐसी 35-40, जहां पे 25% से लेकर के 40% मुस्लिम वोट बैंक है। और इनकी जो हरकतें हैं जिस तरह की पूरे देश में माइनॉरिटी को लेकर के, 72 मिनिस्टर बनाए पीएम ने, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा उनको नहीं नजर आया। लेकिन माइनॉरिटी मोर्चा जरूर बनेगा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जरूर बनेगा, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मुसलमान कोई नफरत नहीं इनसे, जाति तौर पे आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं इनसे कह रहा हूं। सुनिए तो मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ जाइए ना। मैं उसे, अरे तो आ तो रहा हूं, बता तो रहा हूं, इनको बता रहा हूं कि मुझे क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम। अरे मुसलमानों के लिए बहुत बुरे आ गया। हाँ, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, ये तो पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान इनके लिए कुछ नहीं करता, वोट नहीं देता। तो वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो अब आप ये देखिए, 90 और 40, 130 सीटें आप रख दीजिए अब साइड में,
अब बाकी जो सीटें बची हैं 294 में, उसमें आप देख लीजिए, और इनके दावे हैं कि 170 लाएंगे, और 70 तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी एतबार से। तो और ये जो आप कह रहे हैं ज्यादा वोट पड़े, टीएमसी वाले को करने दीजिए। मैं आपसे क्या कहा, जब अब आप देश में क्या नई तरह की राजनीति देख रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो सकता है, अगर मुस्लिम एक मुश्त आकर वोट दे सकता है, तो क्या हिंदू के मन में बीजेपी ने भावना जगा दी है कि मैं अब हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, लेकिन तो मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, वो इनकी वजह से नहीं दे रहा है, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी बयान, भाजपा जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, भाजपा वहां पे मुस्लिम मुखालिफ चेहरा वहां पे पेश कर रही है अपना, और ये सोच रही है कि भाई हिंदू वोट जो है वो आ जाए। हिंदू अपीजमेंट की बात ये करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट का नारा लगाते लगाते हिंदू अपीजमेंट की बात करने लगे। तो अगर वहां पे जो आप कह रहे हैं कि हिंदू वोट इसलिए टर्न अप हुआ है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करे, कुछ नहीं, ये स्टेट वर्सेस नेशन है। अगर वहां पे ममता बनर्जी अगर वहां पे ये आप समझ रहे हैं कि 15 साल की सरकार है, तो मान के चलिए 11-12 साल की मोदी जी की केंद्र की सरकार है, और मोदी सरकार ने जिस तरह से पूरे देश का बेड़ा गर्क किया है, उसका असर बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। और ये कितना भी प्रचार कर लें, ये कह रहे हैं भाई बंगाल का चेहरा कौन है? मेरे सवाल का जवाब देने का इतना बोलने के बाद मन कर रहा है मेरे सवाल का जवाब देने का। भूल गए सवाल क्या था? क्यों नहीं दोहरा देती हूँ, हम आए किस लिए? दोहरा देती हूँ ना। आपने अपना पूरा मन से बोला, मैंने बोलने दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब मेरी बारी है ना। मैंने आपसे कहा जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होता है, हम एक पैटर्न देखते हैं, स्टेट बदल जाते हैं, ठीक है, आपके वाजिब रीजन होंगे, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन क्या अब बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बना दी कि भाई ठीक है, आप मुस्लिम लीजिए, हिंदू जाहिर सी बात है 70-30 का रेशो रहने वाला है, तो वहां पर हम लेंगे। और क्या वही मैं कह रही हूं ना, क्या जो वोटर टर्नआउट हम हिंदू बहुल, बीजेपी की तो मंशा यही है कि आप देखिए ना, हिंदू बहुल सीटों पर 90% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मुस्लिम वोटर टर्नआउट हमेशा से ज्यादा होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर ये पैटर्न हम देख रहे हैं, तो क्या ये सीधे सीधे यही है कि अब अगर मुस्लिम एक मुश्त वोट करेगा तो हिंदू भी करेगा? ये केंद्र के खिलाफ वोट पड़ रहा है। अच्छा। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा वहां बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश की है, वहां के लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, ये उसके खिलाफ वोट है। आप इसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड मत कीजिए, और ये आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा। तो अभी आपने पूरा डिवीजन समझा था हिंदू मुस्लिम का, चाहता हूं कि जब हारेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा, हमें आज ये बता दे, ताकि कल जब बंगाल में बीजेपी हारेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट मैनेजमेंट लेगी या सेंटर मैनेजमेंट? हमें ये तरह से बता दीजिए, आज इनसे कबूलवा लीजिए, ताकि कल जब डिबेट हो तो उधर से मैं अभी कबूले कर लेता हूं। प्रदीप भाटी जी मुझे ये बता दीजिए, प्रदीप भाटी जी, अब बताइए, भाई जनता, यहाँ रिजवी साहब की बात से बात निकाल लेती हूँ। रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई जनता जो है वो बंगाल के लिए वोट नहीं कर रही, वो केंद्र से बहुत नाराज है इसलिए वोट कर रही है, ठीक है। अब आप बता दीजिए, आप दीदी की तारीफ करते हैं, कहते हैं दीदी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि काटना बांटना डराना ये टीएमसी का चरित्र है, बहुत ही बेकार पार्टी है। टीएमसी जवाब देती है राहुल गांधी विफल नेता है। भाई इतना कंफ्यूजन कैसे होगा? तो फिर जनता कैसे आपकी बात मानेगी? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। धन्यवाद। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहले तो अगर राहुल गांधी जी की बात आप सारी सच मानती हैं, तो जो उन्होंने मोदी जी के लिए कहा वो भी सच। मैंने टीएमसी वाली बात सुन रही हूं, मैं सच और झूठ में पढ़ी नहीं रही। उनका स्टेटमेंट है सर, मैंने क्या कहा, एक मिनट सुनिए, सच झूठ का परीक्षा नहीं ले रही मैंने कोट अनकोट, समझते हैं आप, पढ़ा है ना कोट अनकोट, तो मैंने राहुल जी को कोट अनकोट किया। आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? इसमें मेरा सच और झूठ का कोई लेना देना नहीं। पढ़ा तो मैं खैर शायद आपसे ज्यादा हूँ। नहीं बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कोट एंड कोट पढ़ा है तो बता दीजिए। हाँ, इसमें सच झूठ कहां से आ गया? फैक्ट चेक थोड़ी कर रही हूं मैं स्टेटमेंट की, उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से उन्हीं का पोस्ट है। आपने 10 मिनट का सवाल पूछा, मैंने आप 5 मिनट का जवाब दे दीजिए। अगर मैंने 10 मिनट का पूछा, आपकी घड़ी ठीक नहीं चलती है। मैंने 10 सेकंड बोला, आपने फिर 10 मिनट का सवाल डाल दिया। अब आपके हिसाब से सवाल का जवाब तो मैं दूंगा नहीं, पहले आप बोल लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अभी बहुत सारी बात हुई, मैं जो बात पे आ रहा था कि आपने कहा कि वहां पे कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग हैं, अलग अलग बयानबाजी हो रही है, अलग अलग लड़ रहे हैं, ये सब बातें आपने बताया और उनके डिफरेंसेस भी बताए। तो उत्तर प्रदेश, हाँ डिफरेंसेस है ना, क्योंकि आपने राहुल गांधी का बयान बताया, उन्होंने टीएमसी ने जो बोला वो डिफरेंसेस है, और क्या है वो? तो मैंने फिर आप 10 सेकंड में कूद गए।
वो एक प्रॉब्लम है आपकी कि आप नहीं, 10 आपका सेकंड में फिर side आ जाते हैं। ठीक है, बताइए। नहीं, ये बयानबाजी अलग अलग डिफरेंसेस ठीक है, नहीं ठीक है, है, बताइए। ये एक साथ ठीक है, मैं भाजपा के नहीं, स्टार एक सेकंड प्रचारक बीच में राहुल त्यागी गांधी के जी, बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। एक में त्यागी जी, सम्मान से बात कीजिए एक में त्यागी जी, बीच में बोलने की आपकी आदत है जो, ठीक है ठीक है, ठीक अब है। सुनिए, तो मैंने कहा नहीं, नहीं, डिफरेंसेस please, आप हैं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। अलग अलग लड़े हैं। ठीक है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम खड़े हैं ना, यहाँ पे एनडीए के सभी दल भाजपा के खिलाफ भी लड़े हैं। उस टाइम पे शायद शिवसेना थी, जेडीयू थी, एलजेपी थी, सब थे, सब अलग अलग लड़े। तो जब आपने ये सवाल नहीं पूछा और सबने एक दूसरे को बहुत कोसा जब भी सवाल नहीं पूछा। 2-3 बातें और हैं। दावे की बात करी अभी शिवम त्यागी जी ने कि दावे हमने किए और हमने पूरा किया। उस दावे के हिसाब से तो 400 पार का भी दावा था और किस तरह से हाफ हो गए। दावा तो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लेके और किस तरह से हाफ से भी हाफ हो गए, वो भी दावा था। आपने मां गंगा की बात करी कि मां गंगा का आशीर्वाद है मोदी जी पे, हो ना हो, आपने तो सिद्ध कर नहीं, दिया। मैं डेटा देती हूँ, नहीं, डेटा मैं भी देता हूँ, फिर आप आपसे भी बढ़िया ठीक, डेटा अच्छी बात देता है, हूँ, अच्छी आपसे बात है, बढ़िया कुछ देता हूँ नया हमेशा सीखने और को अभी भी मिलेगा। देता हाँ, हूँ। सीखने को दावा मिलेगा तो ये भी था हाँ। कि मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा, मोदी जी पे आशीर्वाद मां गंगा का रहा है। मोदी जी हाफ से भी हाफ हुए। अगर आप सीट्स के हिसाब, वोट्स के हिसाब से देखें, वाराणसी के अंदर मां गंगा ने आशीर्वाद दिया है वो भी, कि जिस तरह का झूठ बघराला ने का मां गंगा को 2014 में किया था ना, उसका नतीजा वो 2024 में दिखा दिया। उसी मां गंगा ने, जब मोदी जी की जीतने की क्षमता, पहले तो ट्रेल कर रहे थे और जीतने का 1/4 पे आ गए, मार्जिन जो था वो 1/4 हो, 1/4 से मुश्किल से जीत पाए। और एक और, अब आप 10 मिनट कह रही थी, आपने 1 मिनट में रोक दिया मुझे। हाँ, तीसरी बात हुई, महिलाएं सब साथ हैं मोदी जी के। विश्वकर्मा बेटी की वहां पे हत्या हो गई, उसके साथ दुर्विचार हुआ, वो सब की बात मोदी जी कभी नहीं उठाएंगे। पुलिस जाके वहां पे उनकी दलाली कर रही है, पैसे ले लो पिता से, बोला जा रहा है, और भाजपा के नेता मौजूद उत्तर प्रदेश के वहीं पे, और उसके साथ पूरी बात खत्म हो जाती है। ये बात बहुत जरूरी है और पूरे समाज की बात है। किस तरह से, नहीं, महिलाओं की बात आपने जब करी कि मोदी जी के साथ है, तो ये मोदी जी, ये महिला किसी और प्लेनेट से आई है, ये विश्वकर्मा समाज की बेटियां, इससे पहले निषाद समाज की बेटी, उससे पहले ये सारी बेटियां कहीं और से हैं। सुनिए ना, जिस तरह की दलाली वहां पे हो रही थी उनसे, किसी ने सवाल नहीं पूछा, पुलिस से सवाल नहीं पूछा, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, और आपने मीडिया ने चौथे स्थान में उसे दिखाया नहीं। खुश हो जाइएगा शिवम, अब आप भाई इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि आप दावे बहुत बड़े-बड़े करते हैं। आप एक ऐसी पार्टी है जो हवा बहुत बनाते हैं, ठीक है, और 400 पार और नारे भी बहुत अच्छे देते हैं। 400 पार के नारे का दम निकला था, वो भी आपके सामने है। और अगर हम सवाल तो सुन लो, आप ही के हक का सवाल है, सुन लो। नहीं, जवाब मैं दूंगा ना। अरे आपका सवाल, मेरा भी जवाब वही देंगे, कोई बात नहीं, मेरा समय भी इनको दे दो, भाजपा की तरफ से भी जवाब दे दो आप ही। अरे शिवम, अपने सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी नहीं चाहिए, जवाब का टर्न है, आप जब बोलिए। ठीक है, प्रदीप भाटी जी का सवाल है, आप सुनिए, फिर से कान खोलिए थोड़ा। प्रदीप भाटी जी का सवाल है, प्रदीप भाटी जी का, कि आप हवा बनाते हैं। अरे आप ही ने बोला था ना कि आप हवा बनाते हैं आप 400 पार के बाद आपकी क्या स्थिति रह गई, बहुमत तक नहीं छू पाए आप। अब सुनिए, आपने 2021 में भी कहा था बंगाल में सरकार बना रहे हैं, है ना, 200 पार जा रहे हैं, 77 लेके आ पाए, तो आप हवाई बना रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंगा पर मॉक किया, मां गंगा पर, कि उन पर तो मां गंगा का आशीर्वाद है। अखिलेश जी जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अप्रोक्सीमेटली हर 10-15 दिन में एक दिन लंदन चले जाते थे, घूम कर आते थे। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, प्लीज बीच में नहीं, सबकी अपनी अपनी प्लीज बीच में, मैं आप बीच में नहीं बोला, रॉन्ग बोलेंगे मैं, प्लीज। हाँ ठीक है, आप बताइए, आप अपने समय में मुझे गाली दे देना, लेकिन अपने अपने समय में बोल लेते हैं, प्लीज रुकिए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे आके, इसी तरह से तगलाना देश को खत्म करिए। मैं भी यही करते चला जाऊंगा, कोई लाभ नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मॉक लगा ये आप कर रहे हैं, मैं मॉक नहीं कर रहा हूं उनको, मैं तो, और आप जो बोल रहे हैं क्या हो गया इनको, आप ये देखिए ना, 15 दिन में महीने का चैलेंज। मैं कहना क्या चाह रहा था, बस इतना सुन लीजिए, लड़िए मत, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं। देखिए, सबकी आपका मौका आएगा, जवाब दूंगी, जवाब लूंगी, सबकी आऊंगी, रिलैक्स, देखिए सबकी, चुप रहेंगे तो आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। मैं कहना क्या चाह रहा था, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर मां गंगा का आशीर्वाद है, वो हर 15 दिन में लंदन जाते थे, उनके ऊपर थेम्स मां का आशीर्वाद होगा, वहां पर भी थेम्स एक नदी है ना भाई, प्रायोरिटीज अपनी अपनी, हमारे पास है गंगा का आशीर्वाद। अब आगे आता हूं, इन्होंने कहा कि हम दावे करते हैं, और बहुत, मैंने शुरुआत में आके कहा था कि हाँ, जैसा हमने दावा किया वैसी तैयारी भी है। जाहिर है हमने 400 पार का लक्ष्य बनाया था, हम पूरा नहीं कर पाए, 240 लेकर आए, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, अभी भी चला रहे हैं। आपको याद होगा जब 2024 में जीत कर आए थे, कहते थे 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, 1 महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी, अच्छी खासी चल रही है, 2027 आने वाला है जी, ठीक है, तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और
अभी भी प्रधान, पता नहीं है कौन सी दुनिया में रहते हैं। अगर अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर आ गए हो तो रियलाइज करो कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारी ही सरकार है। तो जाहिर है हम कुछ तो कर ही रहे होंगे। और उसके आगे अंत में एक और चीज, सात अभी एक और चीज देखिए, अभी तक आपने मेरे प्लीज बीच में अभी तक आपने मेरे मुंह से एक बार भी हिंदू मुस्लिम तो नहीं सुना। मैंने बंगाल की जनता, बंगाल के बारे में, इन बाबूजी ने कम से कम 2 मिनट के बारे में 50 बार तो हिंदू मुस्लिम करा है। और अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो कहेंगे भाजपा हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपने सवाल नहीं सुना, एक सेकंड, आपने सवाल नहीं आपने भी नहीं सुना था, 4 बार रिपीट करना पड़ता है। दोनों ही सुना दो, एक ही बार सुन लेता हूं, सुनाइए। हर नेता को अपने हिसाब से सवाल समझ में आता है। मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, आप प्रधानमंत्री, सबको पता है। और ठीक है, अब आप सुनिए, सवाल सीधा ये है कि भाई आप आपके दावों पर भरोसा क्यों करें? आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं और माहौल बनाते हैं और उसके बाद नतीजा कुछ और ही होता है। तो क्यों करें आपकी बातों पे भरोसा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हिंदुस्तान के बाहर डिबेट कर रहे हैं? अरे 20 राज्यों में सरकार है भाई हमारी, हम दावे नहीं करते, सरकार बनाते हैं। पिछले 12 साल से सरकार में है हम। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई, गैर कांग्रेसी। 19 में रिपीट की, 24 में फिर से रिपीट की, और ये कह रहे नहीं हम आप पर विश्वास क्यों करें? मत करिए, जनता कर रही है ना भाई, आप बिल्कुल मत करो आप पर विश्वास। क्यों करना है आपको विश्वास? और आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, घूमकर बंगाली आते हैं। जहां तक बात बंगाल की है, ममता दीदी को लेकर खासतौर पर राहुल गांधी जी ने जो कहा वो ये था कि ममता दीदी गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है। वैसे तो राहुल गांधी जी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही हमजा अली मजारी है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं फिर भी कि वो बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बात गलत नहीं कह रहे हैं। वो जिस तरह का हाल रहा है, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर लीजिए, आप वहां पर आए दिन दंगों की बात कर लीजिए, जितने भी प्रोसेशन हिंदुओं के उनको रोकने की बात कर लीजिए। स्थिति क्या हुआ करती थी 1947 में? बंगाल जो है खास तौर पर पूरे एशिया का एक हब हुआ करता था। हर घर में तीसरा चौथा आदमी जो है बंगाल में काम करने जाता था। आज स्थिति इन्होंने कैसी कर दी? ये सब हालात जो हैं, पहले कांग्रेस वहां पर रही, फिर लेफ्ट वहां पर रहा, ममता दीदी वहां पर है। आज भी अगर आजादी के 75 साल बाद भी अगर चुनाव में आज भी 50 लोग मर जा रहे हैं पोस्ट पोल हिंसा में, तो ये चिंता की बात तो है भाई। और इसी को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी। ठीक है संजय शर्मा जी, अब बता दीजिए कि संजय शर्मा जी ये बता दीजिए कि भाई ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी के तो डेटा भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बीजेपी के दावे फुस हो जाएंगे, आपको किस आधार पे लग रहा है भाई? बीजेपी क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक क्यों नहीं चलेगा? वोट पोलराइजेशन अगर आपके हक में होता है तो हिंदू बहुल सीटों पर अगर 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है तो वो बीजेपी के हक में क्यों नहीं जाएगा? मतलब आपके लिए जो हक में वो तो गणित ठीक बैठेगा, इनके लिए सब नेगेटिव हो जाएगा। क्या आधार है आपका? पहली बात तो ये है कि बंगाल में इन जनरल कोई हिंदू मुस्लिम देखकर वोटिंग होती नहीं है। अच्छा, तो और दीदी फिर तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पे जीत जाती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम लोग के वोटिंग होती नहीं है। नहीं, समझ गई मैं। तो हमारी एब्सोल्युटली 217 ये खूबसूरत इत्तेफाक होगा। तो हमारी 217 सीटें कहां से आ गई? 294 की विधानसभा में 217 सीट लेकर हम बैठे हैं, खाली एक धर्म के भरोसे लेकर बैठे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो हम कह रहे हैं आपके पास 34% हिंदू वोटर जाता है, लेकिन आपने इतना ज्यादा मुस्लिम अपीसमेंट कर दिया है कि अब हिंदू वोटर बीजेपी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है। उसका हिंदू वोटर परसेंटेज 2011 से लगातार बढ़ता चला है। कहेंगे तो डेटा पढ़ दूंगी। आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। बताइए, समझाइए। हमने किसी धर्म के पक्ष में, हमने किसी धर्म का कोई वैसे तुष्टीकरण नहीं किया है। हम सारे बंगाल को साथ में लेकर चलते हैं और सारा बंगाली समाज, बंगीय जनमानस भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा है। कोई कारण नहीं था। यदि भाजपा की नीतियां सही होती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र श्री चंद्र कुमार बोस, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, आज एंड टाइम पर बीजेपी को लात मार के वो तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और बंगाल में जो सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यों के कारण है। 2021 विधानसभा के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं सारे चुनाव टीएमसी ने जीते हैं। लोकसभा में हमारी सीटों में बढ़ोतरी भी, अच्छी सीटें हमने बीजेपी से ली है। एंटी इनकम्बेंसी कहां से आती है? ये कौन से ये लोग जो बात करते हैं? अभी बिहार का चुनाव हुआ, 25 से 30 तय नीतीश, ठीक है, और अब क्या कर दिया इन्होंने? 26 से 30 फिनिश नीतीश। इनकी नीतियों को सारा भारत। ठीक है सर, आपका डेटा पढ़ देती हूँ मैं। बंगाल में ममता का मुस्लिम वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू वोट कैसे घट रहा है? जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी, आपने मुझे समझाई, आपने मुझे बड़े बड़े डायलॉग में समझाई, मैं डेटा में समझा देती हूँ, क्रॉस चेक कर लेना आप जाके, ठीक है। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुस्लिम दिया था 51% लोगों ने, हिंदुओं ने 43% वोटिंग की थी दीदी को।
2019 में लोकसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक मिला था 70%, हिंदू घट के 32% रह गया था। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी को मुस्लिम वोट बढ़ गया, 75% गया, और हिंदू वोट घटकर 39% रह गया। तो यही मैं डेटा आपको बता रही हूं कि भाई कंसोलिडेशन अगर आपका उधर 50 से 75 पहुंच गया है तो हिंदू वोटर भी 38 से 32 आ गया है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। तो ये 32 नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहूंगी कि वो जो है 43 से 39 आ गया। तो मैं आपके सामने डेटा ही रख रही हूं सर, है ना। तो आपका डेटा आपका कम हो रहा है, तो ये मैंने आपके सामने रखा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जब वोट होता है तो मायने ये रखता है कि आपके पास नंबर कितने आए, कितनी सीटें आपके पास आई है। यदि आप सीटों पर कंसोलिडेट करोगे, आपने कहा था ना कि मैंने नहीं कहा कि आपने सत्ता नहीं बनाई, मैंने कहा आपसे, मैंने आपसे परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट की बात की थी, सीटों की बात नहीं की थी। बहरहाल आपसे कुछ ही देर में कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। मोदी के रोड शो से पहले पूरा कोलकाता भगवा में नजर आ रहा है, सिक्योरिटी सख्त है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। कोलकाता में किस तरह से ग्राउंड पर अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार भीड़ जो है बहुत जुट रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी दिखा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास हम सीधे चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर इसी रोड शो में मौजूद हैं। देवेंद्र, जिस तरह की भीड़ सड़कों पर और रैलियों में नजर आ रही है, और खासतौर से कोलकाता की बात करें तो लग रहा है जिन इनरोड्स की बात लगातार की जा रही थी कि बीजेपी को अगर 148 का मैजिक फिगर छूना है तो इस भद्रलोक में जगह बनानी होगी, और ये भीड़ क्या उसी ओर इशारा कर रही है? और देखिए पिनाज, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनमें से अधिकांश का ये कहना था कि भय के चलते हम अपने मन माफिक वोट नहीं कर पाते। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये ना तो सीरिया है ना ही अफगानिस्तान की कोई जगह है, ये भारत के बंगाल की राजधानी कोलकाता का इलाका है। बंगाल में भी ये कोई बॉर्डर इलाका नहीं है, बल्कि कोलकाता में बड़ा बाजार के सामने का इलाका इसे कहें, जहां पर पीएम मोदी आज विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जहां घर था वहां से एक रोड शो शुरू होगा और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का उनका रोड शो होगा। उस जगह पर अगर बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात को कह रहे हो कि बहुत भय लगता है वोट करने में, क्योंकि वोटिंग के दिन अगर फोर्स मौजूद भी हो, लेकिन वोटिंग के बाद क्या होगा जब हमें यह धमका दिया जाता है कि अगर बीजेपी को आपने वोट किया तो फिर वोटिंग के बाद समझिएगा कि आपके साथ क्या होगा। और कई सारे उदाहरण वो लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से उन लोगों के साथ मारपीट हुई वोटिंग करने के बाद। तो हालांकि इस बार के बारे में वो कह रहे हैं कि क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस की बहुत ज्यादा तैनाती है इसलिए भय कुछ कम हुआ है, लेकिन भय खत्म नहीं हुआ है और इस तरह की चेतावनी उनको मिल रही है। और अपने आप में ये बताता है कि लोकतंत्र के लिए ये सिस्टम कितना बड़ा धब्बा है, जब ऐसी जगह पर देश के एक राज्य की राजधानी में जो वोटर्स हैं वो ये डर जता रहे हो कि वोट के चलते, भय के चलते हम अपने मनमाफिक वोट नहीं कर पाते। वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सामने बाकी जो आप रूट देख रही हैं उस रूट को देखें तो इसी रूट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलने वाले हैं रोड शो के लिए। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद का घर है बीके पॉल एवेन्यू एक जगह, उसके थोड़ा सा आगे, और वहां पर एक घर उनसे संबंधित है, वहां से वो निकलेंगे और खन्ना एक जगह है वहां पर जाके ये रुकेंगे। अगर इस फेज की बात कर ले पिनाज तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज, खास तौर पे कोलकाता की बात कर लें, साउथ 24 परगना की बात कर लें, इस तरह के जिले जो कि बीजेपी के लिए बहुत कठिन चुनौती पेश करते आ रहे हैं पहले के चुनाव में। इस बार भी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन उसमें हैरानी वाली चीज ये है कि वोटर्स अगर ये कह रहे हो कि भय के चलते अब मनमाफिक वोट वो नहीं कर पाते हो, अपने आप में बहुत हैरानी वाली चीज है। दूसरी चीज कि वोट देने दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं। जैसे एक शख्स अभी हमसे बता रहे थे कि मैं उनसे सीधे आपकी बात सुनाता हूँ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं लक्ष्मीकांत छारिया, मैं पहले कलकत्ता रहता था, अब मैं बॉम्बे रहता हूँ। मैं स्पेशली यहाँ पे वोट देने आया हूँ। मुंबई से आप वोट देने के लिए? हाँ जी, बॉम्बे से वोट देने आया। तो ये भी आपको एक तबका मिलेगा जो कि इस बार के इलेक्शन में वोट देने के लिए आया हुआ है, वो SIR के बाद, और जब उनको ये भरोसा हो रहा है कि बिना भय वो वोटिंग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवालों के बीच दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और उसी में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को जगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। बिल्कुल, और ये रोड शो जो है वो कितनी, जैसे कहते हैं ना कि जो कोलकाता का भद्र लोक है उसकी जो 35 सीटें हैं वहां पर कितनी अपने लिए पैंच बना सकेगा, इन रोड्स कितनी क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सभी के लिए, मतलब पूरी पार्टी के लिए रहा है, पश्चिम बंगाल में खास तौर से। और ये सेकंड फेज देवेंद्र जैसा कि आप कह रहे थे टफ है ही। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के, वो खड़े हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटूं, जरा उनसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है भय, और
जो हम लगातार सुनते आए हैं बोगस वोटों की, सिस्टम की, मशीनरी की, आपको खुद अभी तक जितनी भी इंतजामात हैं, जितना डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है, जो खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, क्या वाकई में इस बार भय खत्म हुआ है, लोगों में डर खत्म हुआ है? देखिए, SIR के बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ही के यहाँ शो में TMC की लेडी थी, उन्होंने ये कहा था कि SIR प्रक्रिया अच्छी है। TMC की लेडी ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो SIR हुआ उससे क्या हुआ कि जो वोटर लिस्ट थी वो प्यूरिफाई हो गई और जो बोगस वोटर थे वो हट गए उसमें से, जो चाहे डेथ रही हो, चाहे वो माइग्रेट कर गए हो या डबल थे। उसके बाद लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हमको वोट देना है, और वो बाहर से भी आए हैं और वहाँ पर भी हैं लोग। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये हुई है, याद होगा आपको सेशन के टाइम बड़ी डिसिप्लिन हुआ करती थी, उसको लोग याद करते हैं आज तक। इसी तरीके से अब की बार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो अरेंजमेंट किए हैं कि 2,500 प्लाटून वहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, नेपाल है और बंगाल है, बांग्लादेश है। तो वहाँ पर ये गुंडे आया करते थे, उनको रोकने के लिए किया गया काम। गली गली के अंदर इनकी जो सोसाइटियाँ होती थी बड़ी बड़ी, उनमें ताला लगा दिया जाता। जो TMC के लोग थे या उससे पहले लेफ्ट वाले थे, ताला लगा देते, लोग बाहर नहीं आ सकते थे, कहते थे आओगे तो हम बम मार देंगे। आज उस पर एक डिसिप्लिन फोर्स लगी हुई है, और जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें 3 राउंड हमारी जो सिक्योरिटी लगी हुई है, उसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो आ रहा है आराम से वोट देने दिया जा रहा है। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, 100 ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जो सेंसिटिव एरियाज से, इसलिए कि इनको ये विश्वास हो जाए लोगों को। आप देखिएगा विजुअल्स, और अगर आपके पास वीडियो बताए हों, उसमें यह है क्लियर कट। हमारे ऑब्जर्वर कई मित्र हैं, उन्होंने बताया मुझे कि हम वहाँ पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप भय से मुक्त हैं, आप वोट करिए, आपके बाद में भी वोट देने के बाद भी फोर्सेस यहाँ रहेंगी, आप चिंता ना करें, आपकी सुरक्षा की जाएगी। ये जो कहा जाता था आपका घर फूंक देंगे, आपने वोट नहीं दिया तो आपको यहाँ रहने देने, मकान जला देंगे, ये हुआ है ऑन द रिकॉर्ड पिछले इलेक्शंस में। और सबसे बड़ी बात ये है, नहीं फिराज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए पहला राउंड हुआ है, ये छोटी मोटी घटनाएं तो एक अलग बात है, लेकिन एक भी अगर डेथ हुई तो ऑन रिकॉर्ड बताइए। आज बंगाल इस बात को विश्वास कर गया कि इलेक्शन कमीशन मजबूती से इलेक्शन करा रहा है, और एक भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, और बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, साथ में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 40 मौतों का है। प्रदीप भाटी जी तारीफ करेंगे इलेक्शन कमीशन की, अच्छा शांतिपूर्ण। कितने नंबर देंगे आप लोग अब की बार के इलेक्शन को डिसिप्लिन के हिसाब से? डिसिप्लिन के हिसाब से, SIR पे नहीं, फिलहाल डिसिप्लिन पे बात हो रही है। देखिए एक मिनट, सुनिए, पिछली बार इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर की बात होती है। नहीं, हमें ये जवाब दीजिए ना, सेशन कब थे? हमें ये बताइए पिछली बार क्यों ठीक नहीं हुआ? किसको? अब की ठीक क्यों हुआ? बराबर हुआ है। ये क्या बात हुई? पिछली बार इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में नहीं था क्या? हो गया 90 नंबर इस बार लेके आए, पिछली बार क्यों लेके आए भाई? बात हो गई। पिछली बार भी केंद्र में सरकार थी, पिछली बार भी बीजेपी की, पिछली बार भी यही इलेक्शन ठीक है, लेकिन इस बार ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है अमित साहब, ठीक है, ये सब भाई सुनिए भाई, सुन तो लिए, एक मिनट सरकार, एक मिनट उन्हीं का सवाल। अब वो सही बात पूछ रहे हैं कि भाई 2021 में आपके हाथ किसने रोके हुए थे? सेंट्रल फोर्सेस तो तब भी आपके पास थी, मंगा लेते, डिप्लॉय करा लेते, तबादले करने का हक तब भी आपके पास था, आज भी है। ऐसा क्या बदल गया? तो एक आम आदमी को समझाइए कि इस बार क्या बदल गया। मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जनता को और हमारे साथियों को भी, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग होता है। पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, खामोश रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, और आज का एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया में घूमता फिरता है, जानती है उसको। 21 प्राइम मिनिस्टर देश में कौन था? नहीं, सुनिए रिजवी साहब, वो इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जैसा बॉस होगा वैसे एग्जीक्यूट करेगा। इलेक्शन कमीशन का बॉस अगर थोड़ा लीनियंट था तो वैसे काम किया, वैसे ही जाना जाएगा। ठीक है, हाँ, सेशन को भी जाना जाता है, कुरैशी को भी जाना जाता है, आज इनको भी इनका नंबर आने दीजिए जी। प्रदीप भाटी जी को बोलने दीजिए। प्रदीप भाटी जी, ठीक है, प्रदीप भाटी जी। मैं शुरुआत उसी से करता हूं। इन्होंने आखिरी की लाइन में ये बता दिया किस तरफ खड़े हैं। जब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ये करते थे, पहले वाले ऐसा करते थे, तो इन्होंने अपनी साइड बता दी। जो 65 पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, आप बीच में बोला तुम्हारे कोई, अच्छा आप एडमिनिस्ट्रेटर की, अच्छा आप रुकिए प्लीज, लेट हिम कंप्लीट। बहुत पेशेंटली उन्होंने आप सबको सुना है, अब उनके बारे में भी सबको सुनना चाहिए। मैं उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, 65 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। 90 लाख लोग SIR से, इन्होंने SIR की तारीफ कर रहे थे, 90 लाख लोग वंचित मैं नहीं कर रहा था, जिसमें TMC की हिंदू प्रवक्ता तारीफ कर आप रही थी। साहब, आपकी साइड हमें पता चल गई, जरा सुन लीजिए, आप ही थोड़ी बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने अभी ये 2-4 बातें कही कि भाई आपने भी पूरे अपने संबोधन में सारी बातें कही, हिंदू मुस्लिम, हिंदू इतनी वोट घट रहे हैं, बढ़ रही हैं बीजेपी की तरफ, TMC की तरफ घट रहे हैं। एक डेटा मैं भी दे देता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में, 4% वोट हिंदुओं के घटे, तो ये भी हिंदू विरोधी हैं। अगर वही पैमाना है, विरोधी नहीं सर, इनको भी इंप्रूव करना चाहिए। आप ये बताइए कि क्रिटिसिज्म हुआ सर, अगर आपको लग रहा नहीं हुआ था तो इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। आप चारों तरफ से दाएं दाएं करेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने मेरे को किया, आपने मुझे इंक्लूड किया तो मैंने जवाब दिया। You go personal. आई एम नॉट गोइंग पर्सनल एट ऑल। Yes, tell me. यूपी में भी ठीक है। दूसरी बात, आपकी हिंदुओं की बात करी, हिंदुओं को सबको नौकरी मिल रही है, सारे हिंदू, किसी हिंदू का पेपर लीक नहीं हो रहा, सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हिंदू घूम रहे, बुलेट ट्रेन में चल के आए होंगे यहाँ पे बच्चे भी वहाँ पे आदर्श गांव में बच्चे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। और आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, क्योंकि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव चलेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा तो गरीब बच्चों की बात नहीं होगी, पीडीए की बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा। क्योंकि वो चुनाव से, क्योंकि वो आपको फायदा हुआ, उसका नुकसान उठाया, फायदा हुआ ना आपको तो खुश होना चाहिए। करते रहे गलती, नहीं, अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो करते देना चाहिए। अगर ऐसा इसका तो हमें फायदा हुआ ना, 2024 में चुनाव का फायदा हुआ, तो वही तो कह रही हूँ, तो हमें फायदा होगा। लेकिन हम देश को बांटना नहीं चाहते तो हम ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, हम सिर्फ फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। हम देश का हित भी हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बच्चे जो खड़े बैठे हैं, इन सबके नौकरियों का भी हित हमारे लिए उतना ही जरूरी है। नेताओं की दोस्ती, नेताओं के गठबंधन हित और हित के हिसाब से होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए हम फायदे की बात नहीं करते। ये फालतू की बात है, मतलब ये पेट्रोल अगर आपको 100 रुपए पार मिल रहा है, फालतू की बात है। आपके लिए, इन बच्चों के लिए नहीं होगी। यही बात है कि करके 2014 में आए थे ये लोग। नहीं, फालतू की बात आपके लिए होगी। आपके लिए अच्छी बात यह है हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। आपके लिए फायदे की बात यह है कि हिंदुओं का वोट इतना बढ़ गया, मुसलमानों का इतना घट गया, ये आपके फायदे की बात है। इनकी अगर आप सब समाज की बात करते हैं, ये आपके फायदे की बात नहीं। चलिए सवाल पूछिए, बैठ के भी पूछ सकते हैं। सर, मेरा सत्यम सर से सवाल है कि संजय सर ने बोला कि वो सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं। जब हम लोकल्स की बात करें तो दार्जिलिंग में पता चलता है कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स कहते हैं कि ममता दीदी हमारी बातें नहीं सुनती। बीजेपी सपोर्टर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। सर, आपके व्यूज़ टीएमसी सपोर्टर्स के लिए जानना चाहूँगी कि जब सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं तो बाकी बंगालियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? संजय जी के लिए सवाल है? नहीं, शिवम जी के लिए? शिवम सर नहीं, किसके लिए? शिवम के लिए। कहने में तो कुछ जाता ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, सवाल। अगर सारे बंगालियों को एक ही नजर से देखते हैं तो फिर मुहर्रम के लिए परमिशन नहीं लगती, लेकिन अगर आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है तो उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अगर इसी तरह की स्थितियां हैं तो ऐसा क्यों है कि जितने भी मुअज्जिन और जितने भी हाफिज लोग थे उनको तो तनख्वाह दे दी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब पुजारियों को तनख्वाह देने की बात आई तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से मामला निकल कर आया। ऐसी स्थिति क्यों है कि जब ममता बनर्जी है, नाम ममता बनर्जी है, जानती हैं हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, और किताब लिखती है उर्दू में, उर्दू का अलिफ उनको आता नहीं, नाम है आयशा। ये किसको अपील करने की बात कर रहे हैं? हम क्या समझते नहीं है इस बात को? जनता देश। और 10 सेकंड और दे दिए। इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसी स्थिति है, पिछली बार चुनाव अच्छे क्यों नहीं हुए थे, इस बार क्यों हुए? एक चीज समझने की जरूरत है, दुनिया हमेशा सीखती है। अगर सारी पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता हो, इलेक्शन कमीशन को सब कुछ पहले से ही पता हो, तो जाहिर है कभी कुछ क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो। 2021 का जो मैनेजमेंट था उनको लगा उस समय पूरा होगा, लेकिन नहीं पता था कि गुंडागर्दी किस हद तक है। इस बार और बेहतर किया। अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रहेगी तो एक गुंडा बोलकर दिखाए तो हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश में बात गुंडों की थी, ये क्यों चिल्लाने लगे? आम आदमी पार्टी के साथ संसद लेके चले गए। क्या है कि जैसे अभी आप टीएमसी आपके लिए सवाल है? ममता बनर्जी को लेकर इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट करते हैं। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन यूपी में भी आने वाला है, तो मतलब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यूपी में भी गुंडा राज लाना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से ये चीज हो रहा है वहां पे गुंडा राज है। अगर दीदी की दादागिरी का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या गुंडा राज के साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी जब थी तब गुंडा राज था। आपका नाम ही समाजवादी। धन्यवाद देता हूं कि आपके सवाल के माध्यम से पूरे देश को ये पता चलना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। आपने गुंडा राज की बात करी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है, और अगर आप आंकड़े देखें तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के। आप देख के आए, पढ़िए उसे और समझिए। ये जो शिवम त्यागी यहाँ कहते हैं उसको बात को सत्य मत मान लीजिए, ये तो सबसे झूठे, और झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और बाहर झूठों की मंडी लगी इनके हेडक्वार्टर में, बाहर झूठों की मंडी लगी है और बाहर लिखा है सच बोलो। तो ये हालत तो इनकी है, और ये सच की बात कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो। दूसरा बात, आपने कहा कि सारे जितना भी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जितना बंगाल की बात कर रहे थे वो। हाँ,
उत्तर प्रदेश के अंदर वो कह रहे हैं ना गुंडागर्दी उत्तर उन्होंने प्रदेश कहा कि बंगाल में आप एक ऐसी करते पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो गुंडागर्दी करती है। ये उनका सवाल है, मेरा नहीं। ये परसेप्शन की बात है। अच्छा। उन्होंने कहा कि वहां गुंडागर्दी राहुल का परसेप्शन बदल लेते ना पहले आप, राहुल गांधी बाकी सबका तो बाद में बदलिए। राहुल से तो अखिलेश की मैंने अच्छी तो कहा, पहले उनका राहुल गांधी जी का परसेप्शन इनके लिए बदलिए। परसेप्शन है, 10 सेकंड दीजिए। इनके लिए परसेप्शन है। 10 सेकंड हो गए। 2016-17 में चुनाव के दौरान 15 लोगों की जान गई, 2019 में 54 लोगों की जान गई, 2024 में 60 लोगों की जान गई, 15,000 कंप्लेंट। हाँ बोलो बोलो बोलो, ये कह रहे बोलो। परसेप्शन शिवम का पेटी डाउन कर दीजिए। शिवम, हमने भी टुडे देखा। यू आर जस्ट इन अ डिफरेंट। चलिए बोलिए भाई, अब जब नेता इतना जोर से बोले ताली बजाइए, रुकवाइए। अब मेरा सवाल सीएम को आवाज दीजिए। मेरा सवाल सीएम त्यागी जी से है कि आप जैसे कि हैं, आपके 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में भय का माहौल है पूरा। आप बताइए, बिहार में भी बीजेपी और प्लस जेडीयू दोनों के अलायंस चल रहे हैं वहाँ पे, क्या बिहार बहुत अच्छा है? ठीक है, नहीं। आप वहाँ के स्टूडेंट्स से कभी नहीं मिलते, वहाँ की कॉलेजों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, आप कभी वहाँ के स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते हैं। और जब इलेक्शन के टाइम हो जाते हैं, बॉर्डर स्टेट का असर पड़ेगा, बगल के स्टेट की और जब इलेक्शन की प्रोग्रेस देखी जाएगी और उससे वोट डिसाइड करेगा, तो भाई ये तो बच्ची कुछ और ही कह रही है। और जब इलेक्शन की टाइम आती है, डरते इतने हाँ। कि चुनाव बंद अरे करवा दिए बस, स्टूडेंट्स के। हाँ, ठीक है, बताइए। चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है हाँ। शिवम जवाब, छोटा जवाब। हाँ, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप उनको दीजिए, आपने पिछली बार पूछा था, उनको दीजिए वोट। सवाल किससे आपका बेटा? मोहम्मद अमीन से, जॉइंट डायरेक्टर ECI। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1947 में भी हिंदू मुसलमान की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी आज तक हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट यूथ के बारे में, एक युवा होने के बाद हमारे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन 36% बंगाल का बाकी देशों में, और मेरी वहाँ पे बात हुई है केरला में, उन्होंने बोला है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, युवा को जॉब नहीं मिल रही है। तो एक इंसान से एक युवा क्या सोचे बंगाल? ठीक है, ऐसा सवाल मत पूछिए, छोड़ के भाग जाएंगे। रुकिए, इनको नहीं पूछना है, दीजिए एक मिनट। ठीक है शिवम, छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद टीएमसी के पास ये जवाब लेके जाऊंगी ना। 30% आंकड़ा जो है वो बंगाल का दिया है। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता। सबसे पहले जो बहन ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी राज्य में हमेशा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बिहार को उस स्थिति से निकाल कर आए हैं जहां पर 5 बजे के बाद बेटी बाहर निकल नहीं सकती थी, जहां पर स्थितियां इतनी खराब थी कि खुद मुख्यमंत्री के जो साले हुआ करते थे वो कैसे कैसे केसेस में फंसते थे और उसके बाद स्थिति क्या होती थी वहीं से निकाल कर लाए हैं। हमने देखा है वो बिहार और वो बिहार का जंगल राज। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हर एक राज्य में हमेशा है। दूसरा, मैंने आप तब से देख रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, अब ऐसे वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल संजय शर्मा जी के लिए। संजय शर्मा जी, बच्ची ने आंकड़ा दिया है कि रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं, लगातार डेटा बढ़ता जा रहा है। फिर आप एक मिनट सुन लीजिए, तो फिर आपको कैसे यकीन है कि आप ही सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, मैं क्रमवार जवाब दूंगा। मोहम्मद अमीन साहब को मैंने सुन रहा था, इन्होंने तो ज्ञानेश कुमार जी को इतने सर्टिफिकेट आज दे दिए हैं कि बस उनको तो भारत रत्न मिलना बाकी रह गया। जिस SIR प्रक्रिया में 200 से ज्यादा जाने चली गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर फर्स्ट पेज में 14 लाख मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति की आप तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं अच्छा चुनाव करा रहे हैं। एक शिवम त्यागी जी ने कहा कि रामनवमी के प्रदर्शन पर, रामनवमी की झांकियों पर परमिशन लेना पड़ता है। बंगाल में 8 से 10 हजार रामनवमी कमेटियां हैं और कोई एक कमेटी को किसी कारण से कोर्ट जाना पड़ गया है, प्रशासन ने नहीं दिया, तो इसमें क्या है? तौबा मच गई। ठीक है, ये मुहर्रम के जुलूस की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन के समय जो भव्य झांकियां होती है, जो भव्य कार्यक्रम होते हैं, सारी दुनिया में उसकी कदर है। यूनेस्को तक ने उसको स्वीकृति दी है। नहीं, संजय शर्मा जी मेरी बात सुनिए ना। कैंपेन ओवर होने जा रहा है कल शाम को 5 बजे। जनता, ये वाले मुद्दे ना पहले अच्छे लगते थे। मैं अभी आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि यूथ अगर पलायन कर रहा है तो दीदी को वोट क्यों देगा? ऐसी कौन सी मोहब्बत होगी दीदी से? देखिए, यूथ पूरा पलायन कर रहा है, ये बात सही नहीं है। पूरा नहीं, जो डेटा बच्चे ने दिया और कर रहा है, ये तो सब सभी जानते हैं। सुनिए, कहेंगे फिर डेटा बढ़ दूंगी, हालांकि इसे इग्नोर कर देते हैं। वो तभी एक्शन लेंगे जब पूरा पलायन कर जाएगा। कह रहे अभी पूरा पलायन नहीं कर रहा, अभी है कुछ लोग। बिहार में आपने रोक दिया 21 साल से पलायन सारा, बात तो सुनिए पहले। और पश्चिम बंगाल में भी बिहार से, यूपी से
और असम से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, अन्य राज्यों से। चलिए, मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर अब क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं, एक फेज की वोटिंग हो चुकी, दूसरे फेज की वोटिंग 29 तारीख को होगी, कैंपेन कल खत्म हो जाएगा शाम बजे, तो हम थोड़ी डेटा पे बात कर लें, लेकिन यहाँ पे सब अपना लेकर आते हैं, वो हिसाब किताब वो सबको बोलना होता है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखूं और बताऊं कि कौन कहां किस पलड़े में किस वोट बैंक में भारी पड़ रहा है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी, उनका एसोसिएशन जो वोटर कनेक्ट है, बीजेपी के एक मेगा स्टार प्रचारक है, क्या वो भारी पड़ने वाली है, या फिर जिस तरह से वो लगातार कनेक्ट पब्लिक से, हिंदू वोट बैंक से साध रहे हैं, फिर चाहे वो बेलूर मठ जाना हो या फिर ठाकुर मंदिर जाना हो। और अभी भी आपको बता दें, इस वक्त ठनठनिया काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। काली मंदिर में पूजा के बाद मोदी जो है वो रोड शो के लिए निकलेंगे, तो ये तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। तो ये कनेक्ट काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी का महिला वोट बैंक में जो एक अच्छी पॉपुलैरिटी है, तो क्या दीदी का साथ छोड़कर वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने आएंगे? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काम करेगा, जो इलेक्शन कमीशन ने अच्छे चुनाव कराए हैं, हिंसा की खबरें कमाई हैं, क्या वो एक फैक्टर होगा, या फिर दीदी अपनी अस्मिता, अपना माइक्रो मैनेजमेंट, अपने छोटे छोटे रोड शो, वोटर टू वोटर कनेक्ट से और मुस्लिम वोट बैंक के चलते महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको एक बार फिर से अपने खाते में लेकर आने में कामयाब रहेंगी? तो इसके लिए 4 मई का इंतजार है। फिलहाल आप सभी लोग चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।